हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। हम आपको चैप्टर 2 पढ़ा चुके हैं क्लास 10th का। आज के वीडियो लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो आइए ज्यादा बात ना करते हुए हम सब इसके बारे में जानें। दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, पहले हम इस पर चर्चा करेंगे। दो चर वाला रैखिक समीकरण, जैसे कि इसी से पता चल रहा है कि ऐसा समीकरण जिसमें कितने चर हों, दो चर हों, उसको क्या बोलेंगे? दो चर वाला रैखिक समीकरण। जैसे देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, ये क्या है? समीकरण है। कैसा समीकरण है? दो चर वाला समीकरण है, क्योंकि इसमें कितने चर यूज किए गए हैं? दो, एक x और एक y। ठीक है ना, दो चर यूज किए गए हैं, तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण हुआ। अच्छा, रैखिक क्यों शब्द प्रयोग हो रहा है? क्योंकि जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो वो एक सीधी रेखा प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? ऐसे रेखा कोई प्राप्त होगा, इसका ग्राफ। इसलिए इसको रैखिक बोलते हैं। ठीक है ना, तो जान जाइए रैखिक क्यों बोलते हैं इसको। और दो चर प्रयोग किया गया, इसीलिए दो चर वाला बोलते हैं, और समीकरण है। ठीक है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए। अच्छा, ये समीकरण है ना, तो इसका कोई ना कोई हल होगा। किसी भी समीकरण का हल क्या होता है? किसी भी समीकरण का हल उस समीकरण में प्रयोग किए गए चर का वह मान होता है जो उस समीकरण को क्या कर दे? संतुष्ट कर दे। फिर से सुनिए, किसी भी समीकरण का हल उस समीकरण में प्रयुक्त किए गए चर का वह मान होता है जो उस समीकरण को क्या कर दे? संतुष्ट कर दे। वही उस समीकरण का क्या कहलाता है? हल कहलाता है। इस समीकरण में भी वही होगा भाई। इसमें दो चर इस्तेमाल किए गए हैं, तो एक्स वाई का वो मान, एक्स वाई का वो मान जो इस समीकरण में जिसको रखने पर यह समीकरण क्या हो जाए? संतुष्ट हो जाए, उसी को हम क्या बोलेंगे? इस समीकरण का हल बोलेंगे। ठीक है ना, उसी एक्स वाई के मान को क्या बोलेंगे? इस समीकरण का हल बोलेंगे। बात समझ में आ गई ना? ठीक है। अच्छा, हमें समीकरण युग्म पढ़ना। देखिए एक वर्ड यहाँ यूज किया गया, युग्म। एक वर्ड क्या यूज किया गया? युग्म। तो युग्म क्या होता है? युग्म का मतलब होता है जोड़ा, पेयर। ठीक है ना, तो किस प्रकार के जोड़े की बात की जा रही है? समीकरण के जोड़े की बात की जा रही है, समीकरण युग्म की बात की जा रही है। तो इसका मतलब एक समीकरण और होगा, कोई एक समीकरण और लिख दीजिए इसी प्रकार का। जैसे हम लिख दे रहे हैं 3x प्लस 2y इक्वल टू 14। चलिए कर दीजिए 14। ठीक है ना, ये अब क्या दिख रहा है आपको? ये आपको दो समीकरण दिख रहा है, दो चर में दो समीकरण दिख रहे हैं। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं समीकरण, समीकरण युग्म। क्या बोलते हैं? समीकरण युग्म बोलते हैं। ठीक है जी। अब देखिए, किसी भी समीकरण युग्म का हल क्या होगा? इससे पहले हमने क्या पढ़ा? समीकरण का हल पढ़ा। अब हम देख रहे हैं समीकरण युग्म का हल। देखिए अंतर है, युग्म लगा देने से अंतर हो जा रहा है। किसी भी समीकरण युग्म का हल उस दोनों समीकरणों में, दोनों समीकरण युग्मों में, ठीक है ना, प्रयोग किए गए चरों का वह मान होता है जिसको उस दोनों समीकरण में रखने पर वो दोनों ही समीकरण क्या हो जाए? संतुष्ट हो जाए। तो उसको क्या बोलते हैं? समीकरण युग्म का हल बोलते हैं। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है ना, तो इस दोनों समीकरण में एक्स वाई का वो मान जो इस दोनों समीकरण को क्या कर दे? बारी बारी संतुष्ट कर दे, वही क्या कहलाएगा? इस समीकरण युग्म का हल कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखिए, किसी भी समीकरण युग्म का हल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, देखिए अगर कोई समीकरण आपको दिया है, समीकरण युग्म बेसिकली दिया है, और उसका हल आपको पता है, पता चल रहा है कोई एक हल है, तब हम बोलेंगे कि जो समीकरण युग्म है, ठीक है, अगर यदि समीकरण युग्म का हल है तब, ठीक है, यदि समीकरण युग्म का हल है तब वो क्या कहलाएगा? वो युग्म कहलाएगा संगत युग्म। संगत युग्म, समीकरणों का संगत युग्म कहलाएगा। बात फिर से सुन लीजिए भैया, कोई भी दो समीकरण दिया है, यदि उस दोनों समीकरण का कोई ना कोई हल एग्जिस्ट कर रहा है, कोई ना कोई हल है, तब हम बोलेंगे कि वो जो समीकरण युग्म है वो कैसा है? वो संगत है, वो संगत युग्म है।
जब हल रहेगा तब, कोई ना कोई हल होगा तब। और यदि समीकरण युग्म का कोई हल ना हो तब, उस केस में क्या होगा, यानी जो दोनों समीकरण आपको दिए हैं उसका कोई हल ना हो, हल हो ही ना, उसका अस्तित्व हो ही ना हल का, तब क्या कहेंगे, तब बोलेंगे दोनों जो समीकरण हैं, दोनों जो समीकरण युग्म हैं, जो आपका युग्म दिया गया है वो क्या है, असंगत, असंगत युग्म बोलेंगे उसको। कौन सा युग्म बोलेंगे, असंगत युग्म। ठीक है जी, असंगत युग्म। देख लीजिए, इस बात पर आप गौर करिए, अगर हल होगा युग्म का, समीकरण युग्म का हल है कोई ना कोई, तो बोलेंगे कि ये जो समीकरण युग्म है ये संगत युग्म है। अगर हल नहीं है तो बोलेंगे असंगत युग्म है। ठीक है, ठीक है। अब इतना चीज आपको समझ में आ गया ना। अब देखिए आगे, अब देखिए आगे, हम दो चर रैखिक समीकरण का, दो चर रैखिक समीकरण का अब हम दो चर रैखिक समीकरण का व्यापक रूप लिखने जा रहे हैं। कौन सा रूप, व्यापक रूप। जैसे देखिए व्यापक रूप कैसे लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है ना, एक ऐसा समीकरण है, दो चर वाला समीकरण है जिसमें एक्स और वाई चर यूज किया गया है। ठीक है ना, तो दो चर वाला एक रैखिक समीकरण दे दिया। हमें समीकरण युग्म पढ़ना है ना, तो हम एक और लिख लेते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अच्छा, दोनों अभी एक जैसा दिख रहा है, तो अलग करने के लिए थोड़ा इसमें आप चेंजेस कर दीजिए। इसको A1 मान लीजिए, इसको B1 मान लीजिए, इसको C1 मान लीजिए, इसको A2 मान लीजिए, इसको B2 मान लीजिए, इसको C2 मान लीजिए। अब ये क्या हो गया, अब ये आपका समीकरण युग्म हो गया। क्या हो गया, समीकरण युग्म हो गया। बात समझ गए ना, ठीक है। दोनों समीकरण में एक्स वाई चर है। ठीक है, और देखिए अलग अलग है, क्या अलग अलग है, कांस्टेंट सबके अलग अलग है, कॉफिशिएंट अलग अलग है एक्स वाई के दोनों समीकरण में। इस समीकरण में एक्स का कॉफिशिएंट अलग है, इस समीकरण में अलग है, इसमें ए वन इसमें ए टू है। वाई का कॉफिशिएंट यानी गुणांक इसमें अलग है, इसमें अलग है। ठीक है ना, गुणांक को अंग्रेजी में कॉफिशिएंट बोलते हैं। ठीक, इंग्लिश भी जानते रहिए, जरूरी है। ऐसा कुछ है, तो क्या हम इस समीकरण को देखकर, या यूं कहें कोई भी आपको समीकरण युग्म दिया है, क्या आप उसको देखकर पता कर सकते हैं कि इसका कोई हल है कि नहीं, यानी समीकरण जो युग्म दिया गया है वो संगत युग्म है कि असंगत युग्म है, इसका पता लगा सकते हैं कि नहीं। ठीक है, बात फिर सुनिए, कोई भी समीकरण युग्म दिया गया है, उस समीकरण युग्म को आप देखकर क्या ये पता लगा सकते हैं किसी भी मेथड से कि ये जो युग्म दिया गया है ये संगत है कि असंगत है। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, वही हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, कोई भी आपको समीकरण युग्म दिया है, इसी प्रकार दिया रहेगा। ठीक है ना, इसी प्रकार दिया रहेगा। हम क्या करेंगे, हम पहले x के गुणांकों, दोनों समीकरण में x के गुणांकों का अनुपात ले लेंगे, a1 अपान a2। ठीक है ना, a1 अपान a2 क्या है, दोनों समीकरणों के x के गुणांक का अनुपात है। उसी प्रकार दोनों समीकरणों में y, दोनों समीकरणों में y के गुणांकों का अनुपात लेंगे, यानी b1 अपान b2 ले लिया। समझ में आ गई बात, ठीक है जी। अब देखिए, उसी प्रकार हम दोनों समीकरणों में जो अचर पद है, कांस्टेंट है, उसका भी क्या ले लेंगे, अनुपात ले लेंगे। क्या ले लेंगे, अनुपात ले लेंगे। देखिए, a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2। एक एक चीज समझते चलिए, एक एक चीज समझते चलिए। ठीक है, ना समझ में आए फिर से देखिए, कोई भी चीज एक बार में समझ में आएगा नहीं, आप कई बार देखेंगे, समझेंगे, उस चीज को करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, हो गया जी, हो गया। अब इन्हीं जो अनुपात को हम निकाले हैं, इन्हीं अनुपात के आपस में व्यवहार को देखकर हम पता कर सकते हैं कि क्या समीकरण युग्म संगत है कि असंगत है। ठीक है, जैसे देखिए, अगर हम ऐसे थोड़ा बता देते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। अगर, यदि, ठीक है जी, यदि कोई भी समीकरण है, यदि ऐसा है, यानी किसी भी समीकरण में
x के गुणांकों का अनुपात किसी भी समीकरण युग्म में x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं है, ठीक है, बराबर नहीं है, तब हम क्या बोलेंगे, तब हम बोलेंगे कि समीकरण जो है आपका वो उसका एक हल होगा। कितना हल होगा? एक हल होगा, एक हल होगा। कब? जब ऐसा रहेगा तब, ठीक है ना, यानी a1 अपान a2 बराबर नहीं होगा b1 अपान b2 के, तब हम कहेंगे उसका एक हल होगा। केवल कितना हल होगा? एक हल होगा, ठीक है। अगर एक हल हो रहा है तो संगत है, यही तो मैं आपको बताया हूं कि संगत युग्म कब बोलेंगे? जब उस समीकरण युग्म का कोई ना कोई हल हो। अगर समीकरण युग्म का कोई ना कोई हल है तभी हम उसको संगत युग्म बोलेंगे। अब अगर हल है ये नहीं है तब बोलेंगे कि असंगत युग्म है, ठीक है ना। जैसे देखिए एक हल है ना, तो ये समीकरण क्या कहलाएगा? संगत युग्म वाला कहलाएगा, यानी समीकरण युग्म संगत युग्म, ठीक है ना। अगर a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 हो रहा है, यदि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 हो रहा है, तब उस केस में हम c1 अपान c2 भी चेक करेंगे, c1 अपान c2 भी चेक करेंगे। अगर c1 अपान c2 ये भी बराबर हो गया, बात ध्यान से सुनिएगा, यदि a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के और c1 अपान c2 भी क्या है, इस दोनों के बराबर है, तब हम बोलेंगे कि इसके अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे, अनंत हल होगा, ठीक है, अनंत हल होगा। अच्छा अनंत हल होगा, हल तो हो रहा है ना, हल तो प्राप्त हो रहा है ना समीकरण का, तो हम बोलेंगे ये भी क्या है? संगत युग्म है, संगत युग्म है, ठीक है, बात समझे। हल होना चाहिए, अगर हल समीकरण युग्म का हल है, अस्तित्व में है हल, तो वो संगत युग्म कहलाएगा, ठीक है। अब आप तीसरा कंडीशन देखिए, तीन ही कंडीशन है, तीन ही पर आपको ध्यान देना है। अगर आपका a1 अपान a2 ये बराबर नहीं है, एक मिनट, अगर a1 अपान a2 ये आपका बराबर है b1 अपान b2 के, ठीक है जी, देख लीजिए ध्यान से। यदि आपका a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 अपान c2 के, तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब इसके कोई हल नहीं होंगे, यहां लिख दीजिएगा, कोई हल नहीं, ठीक है, तब इसका कोई हल नहीं होगा। तीनों कंडीशन देख लीजिए, कोई हल नहीं होगा। अच्छा जब कोई हल नहीं है तो युग्म कैसा कहलाएगा? समीकरण युग्म कैसा कहलाएगा? असंगत कहलाएगा, तो असंगत युग्म होगा, असंगत युग्म, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा यार, कुछ कठिन नहीं है ज्यादा, आप फिर से देख लीजिए। a1 अपान a2 बराबर जब नहीं रहेगा b1 अपान b2 के, किसी भी समीकरण के लिए हम चेक करेंगे ये, तब उसका एक हल होगा अगर बराबर नहीं रहेगा तो। और युग्म कैसा कहलाएगा? संगत युग्म कहलाएगा, क्योंकि एक हल तो है। और अगर ऐसा है तीनों अनुपात क्या हो रहे हैं? बराबर है एक दूसरे के, तब अनंत हल होंगे, बहुत ढेर सारे हल होंगे। और युग्म कैसा कहलाएगा? युग्म संगत कहलाएगा, क्योंकि हल तो है, भले बहुत ढेर सारे हैं। और यदि इसके ये वाला केस लागू हो रहा है, यानी a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 अपान c2 के, तब कोई हल नहीं होगा। और युग्म कैसा होगा जब कोई हल नहीं होगा? असंगत युग्म होगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए आप लोग, अच्छा ये रैखिक समीकरण युग्म है ना, तो रैखिक समीकरण युग्म आपको दिया है, तो अगर हम उसको ग्राफ पे बनाएंगे, इस दोनों समीकरणों को, कोई भी समीकरण दिया हो उसको हम ग्राफ पे बनाएंगे, ग्राफ पे तो क्या बनाएगा? रेखा बनाएगा, दो रेखा बनाएगा, क्योंकि दो समीकरण है, ठीक है, समीकरण युग्म है, तो रेखा भी क्या होगा? दो होगा, युग्म में होगा। उस रेखाओं के आपस में व्यवहार को हम चेक करेंगे कि रेखाएं व्यवहार क्या कर रही हैं कार्तीय तल पे, ठीक है ना। उसी व्यवहार को देखते हुए भी हम हल का पता कर सकते हैं कि कितना हल होगा, कितना हल नहीं होगा, ठीक है, हल होगा भी कि नहीं इसका पता कर सकते। जैसे देखिए, अगर कोई भी दो समीकरण है, यानी समीकरण युग्म है, उसका एक हल है, यानी ये वाला कंडीशन लागू हो रहा है,
तब अगर हम उस दोनों समीकरणों को ग्राफ पे बनाएंगे तो रेखाएं आपस में ऐसी प्रतीत होंगी। प्रतीत क्या होंगी? ऐसी ही बनेंगी, एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही होंगी। किस बिंदु पर? एक बिंदु पर। किस केस में? जब एक हल होगा तब। इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा यानी कहने का मतलब ये है, जो समीकरण युग्म आपको दिया है, अगर उसका एक हल होगा तो अगर हम उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंटेट करेंगे तो वो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, यानी दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ठीक है, जब एक हल होगा तो रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। और अगर ये है, ये वाला कंडीशन है कि समीकरण युग्म के अनंत हल हैं, तब जब अनंत हल होंगे तो जो दोनों रेखाएं हैं, यानी जो दोनों रेखाएं समीकरण को निरूपित करने वाली दोनों रेखाएं हैं, वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई होंगी। ठीक है जी, एक दूसरे के ऊपर क्या होंगी? अध्यारोपित होंगी। ऐसे देखिए, अध्यारोपित होंगी, यानी एक दूसरे को अनंत बिंदु पर टच कर रही है, छू रही है, तभी तो इसका अनंत हल हुआ। फिर से देखिए, यहां पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है ना दोनों रेखा, तो इसके एक हल होगा, इसका एक हल होगा। यहां पर दोनों रेखाएं अनंत बिंदु पर टच कर रही हैं। मान लेते हैं ये जो आपका है, ये पहले समीकरण को दिखा रहा है और जो छोटा वाला है दूसरे समीकरण को दिखा रहा है। दोनों रेखाएं एक दूसरे को बहुत ढेर सारी बिंदुओं पर टच कर रही हैं, तो इसके अनंत हल होंगे, अनंत 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 हल होंगे। ठीक है ना? इस प्रकार की रेखाओं को क्या बोलते हैं? इस प्रकार की रेखाओं को बोलते हैं समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं, यानी जब समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे तो रेखाएं कैसी होंगी? समपाती होंगी। और जब एक हल होगा तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। और जब आपको हल नहीं होगा तब रेखाएं समांतर होंगी। समांतर का मतलब समझ रहे हैं ना? एक समान अंतर पर होंगी, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी, हर बिंदु से बीच की दूरी बराबर है, तो रेखाएं समांतर है ना। ये रेखाएं एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद नहीं कर रही है ना, टच ही नहीं कर रही हैं, तो इसके एक भी हल नहीं होंगे। ठीक है, कोई हल नहीं होगा इसका, असंगत युग्म है ये। ठीक है, बात समझ में आ गया? ठीक है, अगर आपको बात समझ में इतना आया है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप क्वेश्चन देखिए फिर। ठीक है, मुझे नहीं लगता कुछ छूटा होगा। इस प्रकार की, इसको बोलते हैं समांतर रेखा। क्या बोलते हैं? समांतर रेखा। समांतर रेखाएं, इसको बोलते हैं समांतर रेखाएं। यानी समांतर रेखाएं कब होंगी? दोनों समीकरण समांतर रेखाएं कब बनाएंगी? जब उनके कोई हल नहीं होंगे, तब। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तक हमने जो सीखा उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का दूसरा क्वेश्चन है, अनुपातों A1 अपान A2, B1 अपान B2 तथा C1 अपान C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म, यानी जो नीचे समीकरण युग्म दिए गए हैं, ठीक है, उनके द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। इसी चीज को हमें बताना है। ठीक है ना, तुलना करके बताना है इनके अनुपातों के बीच। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण युग्म के लिए पहले A1 अपान A2, B1 अपान B2 और C1 अपान C2 निकाल लेते हैं। तो A1 अपान A2 जब हम निकालेंगे, किसके लिए? इसके लिए, तो वो क्या आएगा? देखिए, A1 अपान A2 क्या है हमारा? दोनों समीकरण जो युग्म है, हमारा समीकरण युग्म है, उसमें x के गुणांक है। तो क्या है x का गुणांक? A1 कितना है? 5 और A2 कितना है? 7। उसी प्रकार हम B1 अपान B2 निकालेंगे। इसमें देखिए B1 कितना है? -4 ना, -4 अपान B2 कितना है? +6 कर लिया। उसी प्रकार C1 अपान C2 देखेंगे। C1 अपान C2 देखिए, +8 अपान में -9। ठीक है जी, ठीक है। देखिए, ये अपने पास है। अब हम तुलना करेंगे अनुपातों। देखिए, A1 अपान A2 ये B1 अपान B2 के बराबर है? नहीं है। कहाँ बराबर? देखिए आप, 5 अपान 7 ये इज नॉट इक्वल टू -4 अपान 6 के बराबर नहीं है। अगर इसको हम और शॉर्ट कर दें, छोटा कर दें, तो कितना होगा? यहाँ 2 लिख सकते हैं, यहाँ 3, तो कितना हो जाएगा? -2 अपान 3, जो कि इसके बराबर नहीं है।
अच्छा, जब इसके बराबर नहीं है, यानी a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, तो रेखाएं कैसी होंगी बताइए? रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी एक दूसरे को, इस प्रकार से प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, प्रतिच्छेद करेंगी। इसका एक हल होगा केवल। तो रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। हम लिखेंगे यहां पर, नीचे आप लिख दीजिएगा, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? a1/a2 अगर बराबर नहीं है b1/b2 के बराबर, अगर ऐसा है तब तब रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। क्या होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। ठीक है जी, प्रतिच्छेदी होंगी। ये रहा आपका सलूशन, बस कुछ करना नहीं है। अनुपातों की तुलना कर दीजिए, यहां पता चल गया कि बराबर नहीं है। ठीक है, तो बराबर नहीं है जब उसके, तो इसका एक हल होगा और रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। इसी प्रकार आप दूसरा देखिए, इसमें भी हम पहले क्या निकालेंगे? a1/a2। a1/a2 कितना है? 9/18। इसको थोड़ा और कम कीजिए, आप काट दीजिए तो कितना होगा? 1/2। ठीक है, उसी प्रकार हम देख लेते हैं यहाँ पर b1/b2। b1/b2 क्या है? +3/+6। इसको भी जब हम सॉर्ट करेंगे, काटेंगे, तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 1/2 आया। यहाँ c1/c2 देख लेते हैं हम। c1/c2 क्या है? 12/24। यही तो c1 था और यही तो c2 है, तो ले लिया अनुपात। इसको भी हम कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, तो 1/2 आएगा कटने के बाद। अब देखिए, a1/a2 की वैल्यू भी कितनी आ रही है? 1/2। b1/b2 भी कितने के बराबर है? 1/2 के। c1/c2 भी कितने के बराबर? 1/2 के। तो क्या, कौन सा कंडीशन लागू हो रहा है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, है ना? यदि ऐसा है तब रेखाएं कैसी होंगी? इन दोनों को निरूपित करने, इन दोनों को जो है व्यक्त करने वाली रेखाएं कैसी होंगी? संपाती होंगी, कुछ ऐसे होंगी, इसी इसी पर इसी पर चढ़ी होंगी, रेखाएं संपाती होंगी। ठीक है ना? तो हम क्या लिख देंगे? ये समझ में आ गया बात ना? रेखाएं कैसी होंगी? संपाती होंगी। अगर कंडीशन आपको पता है तो आप कर ले जाएंगे। अतः रेखाएं संपाती होंगी। ठीक है, बस हो गया। ठीक है, देखिए उसी प्रकार हम इसको भी करेंगे। इसको कैसे करेंगे? इसमें भी वही काम कीजिए, a1/a2 निकालिए। a1 कितना है? 6, और a2 कितना है? 2, तो 6/2 हो गया। इसको हम काट पीट के छोटा करेंगे, कितना आएगा? 3/1। ठीक है, या इसको हम 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन जाने दीजिए, 3 ही लिखिए आप। अब b1/b2 निकालिए, तो b1 कितना है? -3, और b2 कितना है? -1। यहाँ पर -y है केवल ना, तो इसका गुणांक कितना होगा? 1। अब दोनों माइनस माइनस ऊपर नीचे हैं, तो कट खत्म हो जाएंगे, कितना आएगा? 3/1। अब उसी प्रकार हम c1/c2 देखते हैं। c1 कितना है? 10, c2 कितना है? 9। इसको इसी पे छोड़ देते हैं क्योंकि कटेगा नहीं। अब देखिए, इसको देखिए, a1/a2 कितना है? 3/1। ठीक है, b1/b2 कितना है? 3/1। लेकिन c1/c2 क्या है? 10/9, 10/9। इसमें a1/a2 और b1/b2 बराबर है। a1/a2 बराबर है किसके? b1/b2 के। लेकिन बराबर नहीं हो रहे हैं ये दोनों, किसके? c1/c2 के। ठीक है, लिखेंगे, अतः रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं समांतर होंगी, समांतर होंगी। क्यों? क्योंकि ये रेखाएं कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, इसका कोई हल नहीं होगा। इस केस में इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया है बस वैसे ही करना है।
नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा है एक्सरसाइज 3.1 का तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें लिखा है अनुपातों a1 अपान a2 b1 अपान b2 तथा c1 अपान c2 की तुलना करके हमें ज्ञात करना है कि निम्न समीकरण, जो नीचे समीकरण लिखा गया है, समीकरण युग्म लिखा गया है, वो संगत है या असंगत है, ठीक है ना। तो कोई भी समीकरण युग्म संगत कब होगा, असंगत कब होगा, हमने बता दिया इसके पहले अभी अभी। देखिए ये दोनों समीकरण है, इस समीकरण को देखिए, दोनों दो चर रैखिक समीकरण है ना, ठीक है। हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, यही तो होता है। तो हम इसको इसी फॉर्म में कर लेंगे पहले, ठीक है जी। देख लीजिए इसी फॉर्म में इसको बनाना है, दोनों कैसे बनाते हैं। 3x प्लस 2y बराबर में 5 है ना, 5 को इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, -5 बराबर 0, ठीक है। ठीक, उसी प्रकार इसको भी कर लीजिए आप लोग, दूसरे समीकरण को। 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, -7 को हमने, मतलब 7 को हमने इधर कर लिया, प्लस था उधर, इधर आया माइनस हो गया, ठीक है। अब अनुपातों को निकालिए, a1 अपान a2। पहले समीकरण में x का गुणांक कितना है, 3। दूसरे समीकरण में x का गुणांक कितना है, यानी a2 कितना है, 2, ठीक ठीक। अब हम b1 अपान b2 निकालते हैं। इसमें 2 है, b1 2 है, और इसमें b2 कितना है, b1 2 है, तो b2 कितना है, -3, ठीक है ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं c1 अपान c2। c1 अपान c2 निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, जरूरत ही नहीं है। इसी से पता चल जा रहा है, क्या पता चल जा रहा है कि a1 अपान a2 बराबर नहीं किसके, b1 अपान b2 के बराबर दिख रहा है, नहीं। a1 अपान a2 3 अपान 2 है, b1 अपान b2 2 अपान -3 है, या हम इसको माइनस यहाँ लगा लेते हैं, -2 अपान 3 बोल देते हैं, ठीक है, बराबर नहीं है। इसलिए अतः अतः क्या, इसका कितना हल होगा, जब ये वाली कंडीशन हो तो कितने हल होते हैं, केवल एक हल होता है, हल हो रहा है ना, एक हल है ना इसका, इसलिए ये क्या है, संगत युग्म है। एक हल तो दे ही रहा है तो संगत युग्म है। अतः समीकरण संगत युग्म है, ठीक है। अतः समीकरण एक संगत युग्म है, ठीक है जी। यहाँ आप लिख सकते हैं अतः समीकरण युग्म, युग्म भी जोड़ सकते हैं, भाषा आप अपने अनुसार मेंटेन कर लीजिएगा। अतः समीकरण युग्म एक संगत युग्म है या संगत है। उसी प्रकार हम दूसरा देखते हैं, ठीक। इसको भी हम पहले क्या करेंगे, मानक रूप में कर लेंगे, जैसे मानक रूप रहता है उसी उसी के जैसा कर लेंगे। तो 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, +8 को इधर लेकर चले आए। इसमें भी वही काम करेंगे, 4x माइनस 6y, इसको करेंगे तो -9 बराबर 0, क्योंकि इधर +9 था तो आ गया। अब आपका हो गया ना मानक रूप जैसा। अब आप कर लीजिए a1 अपान a2 निकाल लीजिए। a1 कितना है 2, a2 कितना है 4। अच्छा इसको काटो पीटोगे तो कितना आएगा, 1 अपान 2 आएगा। a1 अपान a2 कितना है, 1 अपान 2। उसी प्रकार b1 अपान b2 निकालिए, b1 अपान b2 देखिए कितना है, -3 ना b1, और b2 कितना है -6। ये माइनस से माइनस उड़ जाएगा और इसको काटोगे तो कितना आएगा, 1 अपान 2, ठीक है, 1 अपान 2 आ गया। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे, देखिए ये दोनों बराबर है कि नहीं, यानी a1 अपान a2 b1 अपान b2 के बराबर है ना, 1 अपान 2 1 अपान 2। अब हम c1 अपान c2 तभी निकालेंगे जब ये दोनों बराबर हो जाएगा, तभी c1 अपान c2 निकालेंगे। c1 अपान c2 इक्वल टू कितना है, देखिए -8 है ना c1, -8 अपान c2 कितना है -9, माइनस माइनस कट जाएगा तो 8 अपान 9 आएगा। बस समीकरण थोड़ा सा चेंज किया गया है। अब देखिए इसको देखने से क्या पता चल रहा है कि हमारा a1 अपान a2 जो है
A1/A2 क्या है, बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। देखिए C1/C2 8/9 आ रहा है और बाकी ये दोनों 1/2 आ रहे हैं। इस केस के लिए हम क्या कहते हैं, इस केस के लिए हम कहते हैं कि जो समीकरण है उसके कितने हल होंगे, उसके एक भी हल नहीं होंगे, रेखाएं समांतर होंगी इसलिए एक भी हल नहीं होगा। तो जब किसी भी समीकरण युग्म के एक भी हल नहीं होते यानी कोई हल नहीं होता तो समीकरण युग्म कैसा कहलाता है, असंगत कहलाता है। ठीक है ना, तो ये कैसा युग्म हो गया, असंगत युग्म हो गया। लिखेंगे अतः समीकरण युग्म असंगत है। ठीक है, सुसंगत लिख दिए, देखो ये असंगत रहेगा, असंगत। ठीक है, ये आपका है जो कुछ भी है, बस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कठिन तो इसके बाद आएगा जब हम आपको सॉल्व करना बताएंगे कि इस समीकरण के एक्स वाई में मान क्या होगा। ठीक है ना, इस समीकरण में एक्स वाई का क्या मान होगा, इस समीकरण में एक्स वाई का क्या मान होगा, तब आपको कठिन थोड़ा मिलेगा, हार्ड मिलेगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे वो सब। अभी के लिए बस तुलना कर करके बता दीजिए, तीनों कंडीशन याद है, सबसे आसान हो गया। ठीक है, तो अगर आप लोग को समझ में आया हो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लेकर आएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, ठीक।